नमस्कार छात्रों, आज अपन इसमें जो पढ़ेंगे कुछ समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय समाज की समस्याएं, भारतीय समाज की जो पारिवारिक समस्याएं हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो भारतीय समाज में जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ता गया, समाज में सभ्यता के साथ, समाज की संस्कृति के विकसित होने के साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी हमारे यहाँ उदित होती गई। इनको भी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है। सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या। तो व्यक्तिगत समस्या में हम सब जानते हैं हमारी व्यक्तिगत समस्या आती हैं। सामाजिक समस्याएं उनको कहा जाता है मनुष्य के द्वारा या मनुष्य में जो समस्याएं हैं जिनके कारण समाज प्रभावित होता है उनको सामाजिक समस्याओं में। और पारिवारिक समस्याओं से तात्पर्य जब परिवार प्रभावित होने लगे, मतलब परिवार की पारिवारिक स्तर पर होने वाली वे समस्याएं। समस्या से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हमारी जिससे समाज में सकारात्मकता की जगह, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी की ओर हमारे क्रियाकलाप, हमारी गतिविधियां जाने लगे, तो उसको कहा जाता है ये समस्या है, प्रॉब्लम है। कोई भी समस्या से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली वे क्रियाकलाप, ये वे गतिविधियां जो समाज के हित में नहीं होती हैं या व्यक्ति के हित में नहीं होती हैं या परिवार के हित में नहीं होती हैं, तो उनको समस्या के रूप में जाना जाता है। जैसे डॉक्टर चिकित्सा शास्त्र में यह है कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना में अगर व्यक्ति की शारीरिक संरचना सुचारू रूप से नहीं चलती तो कहता है कि आपको कुछ समस्या है। फिर वो समस्या का डायग्नोज करता है, बताता है आपको ये समस्या है, इसका निराकरण ऐसे होगा। इसी प्रकार से समाज में भी समाजशास्त्री समाज में जो विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, उनकी जांच करके, उनकी जांच पड़ताल करके उनके कारण निकालते, उन कारणों का निदान करके समस्या खत्म करते हैं। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे इसमें पारिवारिक समस्याएं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दहेज। दहेज एक महत्वपूर्ण, भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समस्या है और ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसमें दो चीज है। एक, दहेज से तात्पर्य होता है कन्या पक्ष द्वारा विवाह के समय, कन्या पक्ष अपनी बेटी के विवाह के समय काफी उपहार, गहने ये सब देता है, इसको कहा जाता है दहेज। एक है इसमें वरमूल, विवाह के पूर्व वर पक्ष द्वारा तय कर लिया जाता है। यहाँ दोनों चीज अलग है लेकिन उसको सामान्यतः वरमूल और दहेज को एक माना जाता है। दहेज में क्या होता है कि कन्या पक्ष या लड़की के घर वाले स्वेच्छा से अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो शादी के समय लड़के वाले को लड़की को तो देते ही हैं, लड़की सौंपने के साथ साथ वो अपना पूरे मनोयोग से, अपने मन से, परिवार के लोग जितने भी रहते हैं कन्या पक्ष के, लड़की को कपड़े, गहना, जमीन, जायदाद ये सारी चीजें देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ इतने साल रखा तो उसके लिए वो एक उपहार स्वरूप देते हैं, वो दहेज है। और वरमूल जो है विवाह के पूर्व, कुछ समाजों में, कुछ परिवारों में ऐसा होता है विवाह के पूर्व जब शादी की बात चलती है तो वर पक्ष द्वारा तय किया जाता है कि हम आपके यहाँ विवाह करेंगे, आपकी बेटी से हम अपने बेटे की विवाह करेंगे, लेकिन आपको ये इतनी रकम देना पड़ेगी, ये कपड़े देना पड़ेंगे, या आपको उपहार स्वरूप गाड़ियां देना पड़ेंगी या जमीन जायदाद जैसा होता है एक तय करते हैं। ये कहलाता है वरमूल, यानी आपने अपने वर की कीमत लगाई। तो इसको अलग अलग रूप में देखा है, लेकिन देखा जाए दहेज और वरमूल ओवरऑल मंशा दोनों की एक ही रहती है। दहेज में जबरदस्ती नहीं होती, वरमूल में जबरदस्ती होती, तय किया जाता है। अब कारण क्या है कि इतने सालों से भारत में दहेज प्रथा प्रारंभ जो हुई थी उसका सकारात्मक पक्ष था, उसमें कोई वो नहीं थी, लेकिन बाद में जब वो वरमूल में कन्वर्ट हुई तो वरमूल में कन्वर्ट होने से उसकी विसंगतियां आने लगी और दहेज को एक कुप्रथा के रूप में जाना जाने लगा। जैसे आपने देखा होगा वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है भारत के लिए, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुई, उसका कन्वर्शन हुआ जाति प्रथा में, जन्म से निर्धारण होने लगा तो उसकी विसंगतियां उत्पन्न होने लगी। ठीक है, इसी प्रकार से दहेज प्रथा राजा महाराजा वैदिक काल से चला आ रहा था हमारे यहाँ। विवाह के पक्ष में लड़की वाले अपनी लड़की को लड़की के साथ साथ धन दान से संपन्न करके विदा करते थे, तब उसमें कहीं कोई विसंगतियां नहीं थी, कहीं कोई उसमें गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन कालांतर में जब वर पक्ष के लोगों ने विवाह के पहले उसको तय करना शुरू कर दिया तो वो एक विसंगतियां उत्पन्न होने लगी। अब इसके कारण क्या है? जीवन साथी चुनने के सीमित क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ
अंतर्वैवाहिक विवाह होने का, बहिर्विवाह का प्रचलन न होने के कारण जीवन साथी चुनने के सीमित क्षेत्र, बाल विवाह हो जाता था, कुलीन विवाह की इन्हीं में होगा, इसके बाहर नहीं होगा, शिक्षा की कमी थी, प्रतिष्ठित परिवार, धन का महत्व, ये कुछ कारण हैं जिनके कारण दहेज आज भी चल रहा है और कालांतर में चला। अब इसको रोकने के लिए सरकार ने आजाद भारत में स्वतंत्रता के पश्चात दहेज निरोधक अधिनियम बनाया 9 मई 1961 को, है ना। ये पारित किया गया संसद से। इसका उस वक्त भी बहुत विरोध हुआ था। 1961 में जब बना था, इसका कई लोगों ने विधानसभा लोकसभा में इसका विरोध किया था, लेकिन इसको 1 जुलाई 1961 से पूर्णतः राष्ट्रपति से पारित करके पूरे देश में लागू किया गया। उस वक्त तो ये था कि जितने भी नियम बनते थे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन अब पिछले साल से परिस्थितियां बदली हैं, तो अब ये नियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। और इसमें था कि जो दहेज लेगा या दहेज मांगेगा उसको 6 माह का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। अब दहेज प्रतिबंध संशोधन अधिनियम आया, इसके बाद एक लंबे समय चला 1961 से, फिर 1984 में इसमें संशोधन किया गया, दहेज प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 1984, जो 2 अक्टूबर 1985 से पूरे देश में लागू, ये भी अब जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। इसमें 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना रखा गया। इसके बाद फिर एक संशोधन हुआ, दहेज संशोधन अधिनियम 1985, जिसमें 5 वर्ष की सजा और 15,000 जुर्माने का प्रावधान रखा गया। ये दहेज है। दहेज के प्रति सिर्फ वो लोगों की अशिक्षा है, लालच है, ये प्रवृत्ति है। दहेज के कारण आए दिन स्थितियाँ होती है कि लड़कियों को जला दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन दहेज अधिनियम में जितने समय पे संशोधन हुए उसके तहत ये है, लेकिन इसमें तभी ये खत्म हो सकती है जब लड़के और लड़की दोनों पक्ष तय करें कि हमको दहेज नहीं लेना है। ये दूसरी एक हमारे यहाँ की पारिवारिक समस्या बहुत जो है तलाक। हिंदू समाज में तलाक या विवाह विच्छेद का प्रचलन नहीं था, ये जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता था। लेकिन आज शैक्षणिक प्रवेश में शिक्षा के प्रसार के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ अब विवाह विच्छेद भी हो रहा है। अब महिलाएं ज़्यादा दिन तक पति की गुलामी या परिवार की गुलामी नहीं सहती, तो वो तलाक भी ले रही हैं। 18 मई 1955 को जो हिंदू विवाह अधिनियम हमारा पारित हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम के साथ ही तलाक या विवाह विच्छेद का प्रावधान रखा गया। और इसके लिए अगर लड़के या लड़की में नहीं है तो उसमें प्रावधान है कि विवाह के 3 साल के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें बाकायदा कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके बाद इसको पारित करके लड़के और लड़की वाला इसमें भरण पोषण का रखा गया है। लड़के की नौकरी जायदाद के हिसाब से उसको भरण पोषण लड़की को देना पड़ेगा। ये तलाक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से, और उसमें समय समय इसमें भी काफ़ी संशोधन हुए हैं। तो ये है। एक और हमारे यहाँ की पारिवारिक समस्या है जिसको कहते हैं घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा दहेज तलाक से जुड़ा हुआ है। दहेज के लिए परिवार में महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, मारपीट की जाती थी, और वो प्रकरण निरंतर चल रहा था। उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। पितृसत्तात्मक सत्ता के कारण पितृपक्ष का मातृपक्ष पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। तो अंततः सरकार ने 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा अधिनियम लागू किया। ये एक ऐसा अधिनियम है जिसने महिलाओं को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में दिए हैं। अगर महिला फोन पे भी पुलिस को बता दे, अब महिला के कहने पे कोई बाहरी आदमी अगर पुलिस वाले को बता दे तो भी पुलिस कार्रवाई लेगी। और ये इतना खतरनाक अधिनियम बनाया गया है, खतरनाक इसलिए कह रहा हूं महिलाओं के पक्ष में, पुलिस पक्ष को सतर्क हो जाना चाहिए। परिवार के लोगों को बहुत ही खतरनाक है। महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा नियम बनाया है सरकार ने। इसमें 3 दिन में सुनवाई शुरू हो जाती है। अगर किसी पीड़िता ने आवेदन किया है, सिर्फ 3 दिन के अंदर सुनवाई शुरू होगी और 60 दिन यानी 2 महीने में केस का निवारण करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सुनवाई करी तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपने आवेदन दिया, पुलिस बोले हाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं, करते करते 5 साल निकाल दिए। अब ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू हुआ, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा ये, है ना। तो वो 3 दिन में पीड़िता के आवाज पहुंचने के घरेलू थाने में, अगर वो सामान थाने में भी जाती है तो वहां से उसको महिला थाने भेज दिया जाएगा जहां घरेलू हिंसा की सुनवाई होगी, और 3 दिन में उसको सुनवाई करना पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करता तो पुलिस व्यवस्था पे कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन दोषी माना जाएगा। और 60 दिन के अंदर
सिर्फ 60 दिन के अंदर 2 महीने में इस केस का निवारण हो जाएगा। इसमें आईपीसी की धारा 498 जो है उसके अंतर्गत सुनवाई होती थी। आईपीसी धारा 498 में तत्काल सुनवाई होती थी और इसमें और ज्यादा इसको कड़ा करते हुए आईपीसी की धारा 498 जोड़ा गया। ए जब लग जाएगा, अगर किसी पे आईपीसी की धारा 498 लगा तो उसको जमानत मिल जाएगी, लेकिन आईपीसी धारा 498 के साथ ए भी जोड़ी गई धारा, वो संशोधित है, उसमें जोड़ी गई, तो उसमें पीड़ित ने के आवेदन पे अगर किसी व्यक्ति पे लगा दी गई या किसी परिवार के किसी से उसमें लगाई गई तो इसमें कोई भी जमानत नहीं मिलेगी, गैर जमानती है। और घरेलू हिंसा अधिनियम में पूरे परिवार के लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, खाली पति पर शामिल नहीं है, पति के साथ साथ उस महिला ने जिसको उसमें अपने आवेदन में दिया होगा, परिवार के सभी सदस्य, चाहे पिताजी हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, सबको उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी हमारे भारतीय समाज की घरेलू हिंसा एक समस्या, पारिवारिक समस्या में। पारिवारिक समस्या में एक है वृद्धों की समस्या। आज पूरे भारतवर्ष की जो आबादी है अभी 2011 की, उससे पता चला कि देश में 10 करोड़ वृद्ध हैं। वृद्ध को माना गया है जो 60 वर्ष, हमारे यहाँ 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति दी जाती है ये, और आश्रम व्यवस्था के तहत भी ये था कि 75 के बाद वृद्ध था, पर ये 60 वर्ष है। और रेलवे में तो सीनियर सिटीजन 58 साल का दिया गया है ना, कि उनको सीनियर सिटीजन। और वृद्धों की समस्या जो है, वृद्धों के साथ में जो है, जनवरी 1999 में वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनी। उसने अध्ययन करा कि वृद्धों के साथ बहुत समस्याएं आ रही हैं और इसलिए 1 अक्टूबर 2012 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस मनाया जाता है। वृद्धों के साथ में जो महत्वपूर्ण समस्या क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद, है ना, उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, उम्र के बढ़ने के साथ शारीरिक रूप से शिथिल होता है व्यक्ति। शारीरिक शिथिलता के साथ उसके पास पैसा भी कमाने लगता है, शारीरिक अक्षमता भी आती है, तो परिवार के लोग ही के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो बोझ बनने लगता है। स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, ये 4 समस्याओं के कारण वृद्धों की बड़ी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति है। इसलिए सरकार ने नए नियम बनाए, उसमें घरों में आपको वृद्धों के हिसाब से टॉयलेट बनाना पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों में आपको टॉयलेट, बाथरूम वैसे वृद्धों के सहायता, विकलांगों के लिए जैसे बनाए जा रहे हैं वैसे वृद्धों के लिए बनाना पड़ेंगे। वृद्धों का आप पालन पोषण, अभी लॉकडाउन में सबसे बुरी स्थिति वृद्धों की हो रही है, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ने लिखने के लिए आईटी सेक्टर में बेंगलोर चले गए, पूना चले गए, वो अकेले हैं। इसलिए सरकार ने सबसे ज्यादा प्रशंसनीय काम किया गया है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले रह रहे हैं उनके लिए सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही, उनके एक फोन कॉल पे तत्काल प्रशासन उनकी सुविधाएं, उनकी मदद कर रहा है। तो ये दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा और वृद्धा, ये 4 समस्याएं हमारे यहाँ पारिवारिक समस्या के रूप में जानी जाती हैं। और इनके लिए आपको अलग अलग किताबें देखेंगे इसमें मिलेगा, जिसमें बीएचयू के प्रोफेसर अरविंद ज्योति हैं, उनका वृद्धावस्था पे बहुत अच्छा काम है, उनके काफ़ी लेख हैं, काफ़ी उनकी किताबें हैं। उन्होंने वृद्धों की समस्या को बहुत हाईलाइट किया। वो कहते हैं कि वृद्धावस्था उन्होंने बहुत अच्छे से देखा और बहुत वृद्धों के एक एक एस्पेक्ट हैं। दहेज पे कईयों के अध्ययन है, रावत की अध्ययन किताब है, बघेल की किताब है, ये कई किताबें हैं जिसमें इनमें दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, वृद्धों की समस्या काफ़ी को विस्तारित रूप से किया गया। तो ये हमें पारिवारिक समस्याओं के रूप में इन्हें जानना होगा। ये हमारे लिए आज का अध्ययन था। इसके बाद कल हम फिर आपसे के साथ मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।